ओके डियर स्टूडेंट, आज हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पेयर प्रोडक्शन एंड इनहेलेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। पेयर प्रोडक्शन या इसको कहा जाता है मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं रिव्यू लेता हूँ कि अब तक जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में, बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट प्रूव होते जा रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया तो उसमें हमारे पास आउटपुट कौन सा स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? मेजॉरिटी इंफ्रारेड, वेरी फ्यू विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटॉन मेटल से इंटरैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने लो एनर्जी फोटॉन को यूटिलाइज किया विजिबल रेंज में। आप कोई भी विजिबल रेडिएशन का कोई भी फोटॉन, रेड फोटॉन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज फोटॉन या इंफ्रारेड रेडिएशन का फोटॉन मेटल सरफेस पे, फोटो सेंसिटिव मेटल पे फॉल करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हो। दिस इज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। इन केस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से एक्सरे पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको कंसिडर किया। हाई एनर्जेटिक एक्सरे को टारगेट मेटल ग्रेफाइट पे फॉल किया और ग्रेफाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, फोटॉन ने उस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन की। फोटॉन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है और रिमेनिंग एनर्जी के साथ खुद स्कैटर्ड हो जाता है। तो ये हाई एनर्जी इंटरेक्शन थी। अब पेयर प्रोडक्शन में एक तीसरी अटेम्प्ट ऐसी की गई जिसमें वेरी एक्सट्रीमली हाई एनर्जी फोटॉन लाइक गैमा रे फोटॉन, इसको इंटरैक्ट किया गया मैसिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। अमूमन टारगेट मेटल जो सामने रखी गई वो लेड की थी। लेड टारगेट मेटल के ऊपर हाई एनर्जेटिक गैमा रे फोटॉन को फॉल किया गया। तो यहाँ पर फोटॉन वर्सेस न्यूक्लियस इंटरेक्शन को स्टडी किया गया। तो यहाँ ये कहता है कि जब आप लेड के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन डेंसिटी और न्यूट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फील्ड के साथ आने वाले इनकमिंग गैमा रे फोटॉन की इंटरेक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर फोटॉन या एनर्जी अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुई, कॉम्पटन इफेक्ट में पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई, और पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा? फोटॉन अपनी आइडेंटिटी खो देगा, आइडेंटिटी लॉस कर देगा, यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पेयर ऑफ मैटर में। दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल एविडेंस ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। तो जब गैमा रे फोटॉन, ये सोर्स है हमारे पास, यहाँ से गैमा रे पार्टिकुलर एनर्जी की एमिट होंगी, तो ये गैमा रे फोटॉन जब मैसिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूक्लियस की, इसके साथ इंटरैक्ट करता है, अपनी आइडेंटिटी लॉस करता है और टू पेयर ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अदर वन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड पॉजिट्रॉन, जिसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये पेयर कन्वर्जन हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मटेरियल पार्टिकल हैं। तो इस तरह एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी किसमें? मास के अंदर, यानी एनर्जी का कन्वर्जन बता रहा है इनटू मैटर। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में हमने ऑलरेडी बताया था कि एनर्जी एंड मास, according to classical physics, energy and mass are two different entities, but according to modern physics, energy and mass are same in nature. बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है। एनर्जी, मास को मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मास। हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मास। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि when a gamma ray photon having sufficient energy is stopped by strong or massive electric field of the target nucleus, it disintegrate into electron positron pair is known as pair production, or you can say materialization of energy.
यानी एनर्जी से मैटर का बनना, मैटर का वजूद में आना, एनर्जी का मैटर में ट्रांसफॉर्म होना, कन्वर्जन रिलेशन है, याद रख लो। तो एक बोर्ड के ऊपर भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको भी देख लें। द कन्वर्जन ऑफ फोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर on its interaction with strong electric field around a nucleus is also called pair production. क्लियर होगी बात ये? फिर देखें, the conversion of photon into electron positron pair on its interaction with strong electric field around a nucleus is called pair production. या जिस तरह मैंने कहा है कि when a gamma ray photon having sufficient energy is interact with the massive electric field of the nucleus, it disintegrate into electron positron pair known as pair production. तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। अब इस कन्वर्जन प्रोसेस में यहां पर देखें गैमा रे, ये 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन आपके लिए नई चीज है। 1928 में पॉल डायराक एक साइंटिस्ट था, इसने पॉजिट्रॉन के मतलब फर्स्ट टाइम एक आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट करता है। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, मैटर है। तो जब इसका एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो पता ये चला कि मैटर का एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, पॉल डायराक ने तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन के लिए थ्योरेटिकली कहा कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जिसको पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहती हैं। अब मैटर और एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और जो इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, कुछ प्रॉपर्टीज सेम है और कुछ डिफरेंट है। सेम क्या है कि बोथ पार्टिकल हैज सेम मासेस बट साइन ऑफ चार्जेस आर ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस रिमेन सेम। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैव सेम मासेस बट ऑपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, न्यूमेरिक्स वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चार्ज रिमेन सेम बट द साइन कन्वेंशन इज ऑपोजिट, यानी इनकी स्पिन ओरिएंटेशन ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव करता है तो पॉजिट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसी तरह न सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल मौजूद है, बाद में प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड हुआ, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन भी है, हाइड्रोजन एंटी हाइड्रोजन भी है। तो हर मैटर का एंटी मैटर मौजूद है। लेकिन एक चीज याद रख लें, मैटर एंड एंटी मैटर कैन नॉट को एग्जिस्ट विद ईच अदर। एक साथ एक जगह पर ये साइमल्टेनियसली नहीं पाए जा सकती हैं, ये एनिलेट कर जाती हैं। जो इसका रिवर्स प्रोसेस आएगा वो आगे मैं बताऊंगा। तो माइट भी हमारी यूनिवर्स है तो कोई एंटी यूनिवर्स भी होगी। ये जो माइट भी कह रहा हूं कि ये जो यूनिवर्स का खात्मा होगा, यूनिवर्स जो है ना, ये जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, ये एक्सपेंड करते करते माइट भी किसी एंटी यूनिवर्स के साथ जाके कुलियन हो जाएगा और ये सारा मैटर क्या हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। तो बहरहाल 1928 में फर्स्ट टाइम एंटी मैटर का कंसेप्ट आया। 1932 में एंडरसन ने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटली एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो इसको किसने देखा होगा? नेकेड आई तो सब एटॉमिक स्केल पे, एलिमेंट्री स्केल पे इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकती हैं। तो इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए पार्टिकल डिटेक्टर्स थे। तो जिस डिटेक्टर के अंदर पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया गया वो क्लाउड चेंबर था, न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर, जिसको क्लाउड चेंबर कहते हैं। इनकमिंग कॉस्मिक रेडिएशन के अंदर एंडरसन ने पॉजिट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड किया उस ट्रैक डिटेक्टर के अंदर, क्योंकि ये ट्रैक लाइक डिटेक्टर था। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के पाथ को, ट्रेजेक्ट्री को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा गया। तो दोनों की जो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री थी उसका रेडियस सेम था लेकिन अपोजिट थी। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज था तो पॉजिट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज था। दोनों की ट्रेजेक्ट्री, पाथ, रेडियस 100% सेम था। तो यहाँ से एंडरसन ने कहा कि पॉल डायराक ने 4 ईयर पहले 1928 में एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो आइडिया दिया था वो सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटली उसने क्या किया, प्रूव कर लिया न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर के अंदर। तो ये पार्टिकल डिटेक्ट करता है इन अपोजिट पेयर्स को।
अच्छा, ये तो थोड़ा सा एंटी मैटर के बारे में आपका कंसेप्ट आ गया। अब कंडीशन, किस कंडीशन पे पेयर प्रोडक्शन होगा? तो देखें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये प्रोड्यूस्ड होती हैं तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या है? m0c²। और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी? क्योंकि मैंने कहा है ना, मासेस सेम है, m0c²। चार्जेस ऑपोजिट हैं, एक अपवर्ड गया है और दूसरा डाउनवर्ड मूव कर रहा है। वो मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। तो पहले हम कंडीशन देखते हैं कि व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस पेयर, या व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन। यानी एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटान, जो गैमा रे फोटान है, इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि पेयर प्रोडक्शन बन सके। तो हम इसका आंसर यहां से निकालते हैं। अगर लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये प्रोड्यूस्ड होता है रेस्ट मास एनर्जी m0c² इलेक्ट्रॉन की, तो जरा गौर से देखें, यहां पर ये मैंने इधर कैलकुलेशन की है। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन m0c²। m0 इसका प्रॉपर मास है 9.11 10⁻³ kg। c² स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये सारा फैक्टर सॉल्व करें और आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। ये आंसर जूल में आएगा, ऑलमोस्ट ये आ जाता है 8.19 10⁻14 जूल। उसको 1.6 10⁻19 पे डिवाइड करें तो आपको मिलता है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट इधर ले आए, किलो 10⁻³ है, तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट अगर 5 की बैक साइड पे लगाएं तो 0.51 10⁻³ मजीद ऐड हो जाएगा, तो 10⁻³ किलो वाला और 10⁻³ ये 10⁻6 10⁻6 जिसको क्लासिकली मेगा कहते हैं। मैंने देखा है कि मॉडर्न फिजिक्स, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स में याद रख लो, जब भी एलिमेंट्री पार्टिकल की एनर्जी को आप डिस्क्राइब करते हो, मेगा का लफ्ज सूट नहीं करता, ये क्लासिकल है, मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए है। मैग्नीट्यूड सेम है 10⁻6, तो इसको आपने क्या पढ़ना है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी क्या होगी? m0c², वो भी उतनी ही होगी। तो इट मीन 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी को हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्रिटिकल एनर्जी। तो ये दोनों का सम करें तो हमें आंसर मिलता है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन। तो यहां पर देखें, एक और सेंस मैंने प्रूव किया है इस तरह। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी m0c², पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी m0c², दोनों का सम करें तो क्या हो जाएगा? 2m0c²। 2 बाहर रखें, ये टोटल एनर्जी है जिसको बाद में मैं नाम क्या दूंगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो 2 बाहर रखें और m0c², यही कैलकुलेशन जो अभी मैंने इधर बताई है, 9.11 10⁻31 और c² 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर बनता है 16.38 10⁻14 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये जो आंसर आया है 1.6 10⁻19 पे डिवाइड करें तो आपका सारा नंबर जूल से कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आंसर आएगा 1.02 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इधर मैंने 0.51 प्लस 0.51 का सम किया तो आंसर क्या आ रहा था? 1.02, तो वही आ रहा है ना, 1.02 10⁻6। तो 10⁻6 क्या हो गया? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो पता ये चला, ये जो गैमा रे फोटॉन सोर्स से आ रहा है, इसकी एनर्जी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी, यानी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी, तो पेयर बनेगा लैब फ्रेम के अंदर, स्टेशनरी फ्रेम के अंदर पेयर बना। लेकिन पेयर ऑपोजिटली चार्ज रखता है, माइट भी ये दोबारा रिकम्बाइन हो जाए। तो फिर हम चाहते हैं कि आने वाले फोटॉन की एनर्जी को 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कहा कि आने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करने के लिए आने वाले फोटॉन की एनर्जी को वर्क फंक्शन से ग्रेटर होना चाहिए। वर्क फंक्शन के इक्वल तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसलिए आपका इनकमिंग फोटॉन जो है उसकी एनर्जी
सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इनसे ग्रेटर होनी चाहिए। अब सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? 2m0c²। तो एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटॉन HF शुड बी ग्रेटर देन 2m0c²। तो जब 2m0c² से ग्रेटर होगी तो 2m0c² का आंसर है 1.02। लेट्स सपोज मैं फोटॉन की एनर्जी, गैमा रे फोटॉन की एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता हूं। पॉइंट को समझना है, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन यूज करता हूं तो आउट ऑफ 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.0 MeV के इक्वल पेयर बना। तो रिमेनिंग जो 0.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आधी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज करेगा और आधी पॉजिट्रॉन। ये इक्वल एनर्जी शेयर करेंगे। क्यों? कि इनकी मासेस सेम है, चार्जेस अपोजिट है, एक अपवर्ड गया और एक डाउनवर्ड गया, तो वो रिमेनिंग ले लेंगे। इसलिए अब ये जो प्रोडक्शन होगी ना, इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी रेंज। ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी रेंज पे होगा। मैंने आपको कहा ना कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर प्रोड्यूस्ड होता है तो हमें फोटॉन की एनर्जी कितनी देनी चाहिए? 2 टाइम रेस्ट मास एनर्जी ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। वो पेयर तो बन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ऑपोजिट चार्जेस पोजेस करते हैं, वो दोबारा कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस से रिकम्बाइन हो सकता है। लेकिन अगर आपने इनको मूव करवाना है तो फिर रिलेटिविस्टिक एनर्जी देनी पड़ेगी। जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है ना, ये दो चीजों का सम है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस मूविंग काइनेटिक एनर्जी। यानी रिलेटिविस्टिक एनर्जी के इक्वल अंदर क्या आ रहा है? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज कंजर्व हुए हैं। याद रख लो, सब एटॉमिक स्केल पे भी कोई भी फिजिकल प्रोसेस होगा, सर्टन लॉ मस्ट बी कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चार्ज कैसे कंजर्व है? इंटरेक्शन से पहले चार्ज और इंटरेक्शन के बाद का चार्ज, ये इक्वल होना चाहिए। तो पेयर बनने से पहले ये एक चीज और कि बहुत सारी बुकों में ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के बाद बताया गया है। इट मीन कि फोटॉन न्यूक्लियस को क्रॉस करके बाहर आके यहां पेयर बना रहा है। ये लॉजिक अकल में आने वाला नहीं है। मैसिव न्यूक्लियस था जिसके अंदर प्रोटॉन डेंसिटी और न्यूट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसके सराउंडिंग में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। फोटॉन आया, जो ही न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोटॉन के साथ इंटरैक्ट किया, उसको ब्लॉक किया, तो फोटॉन की एनर्जी डिसइंटीग्रेट हो गई, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, मैटर में कन्वर्ट हो गई। तो ये मुझे जिस टीचर ने, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, मॉडर्न फिजिक्स उसने पढ़ाई, तो उसने ये कहा कि एक्चुअली फोटॉन न्यूक्लियर फील्ड्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, तो यहां पर पेयर बनता है। अब आप बाद में बनाते हैं तो इट मीन फोटॉन न्यूक्लियस को क्रॉस करके आगे चला गया और यहां जाके ब्रेकअप हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं न्यूक्लियस को रिमूव करता हूं तो फिर तो वैक्यूम है। तो पेयर प्रोडक्शन कुड नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम या इन द एब्सेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। तो वो आगे जाके इसको मैं मजीद बेहतर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पेयर यहां बन रहा है आपका। अच्छा, अब जब ये पेयर बन गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फोटॉन का चार्ज क्या है? 0 बिफोर इंटरेक्शन। अब आफ्टर इंटरेक्शन both created particles, one is electron and other one is positron, carry equal and opposite charges. तो net charge after interaction क्या हो गया? 0। तो law of conservation of charge क्या हो गया? applicable। energy, तो law of conservation of energy कैसी होगी? एक तो ये है कि यहां पर एनर्जी जो है, एनर्जी पैकेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया किस में? मैटर के अंदर, E = mc² के तहत। तो एक मटेरियल पार्टिकल, दूसरा मटेरियल पार्टिकल। अब एनर्जी इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए फोटॉन की एनर्जी HF = रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब रिलेटिविस्टिक एनर्जी मैंने आपको क्या कहा है कि क्या होती है? सम ऑफ 2 टर्म, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पेयर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों प्रोड्यूस्ड हुए, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी और जो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की और ऑपोजिटली मूव कर गया, तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
राइट साइड पे रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नीचे लिखे रेस्ट मास एनर्जी E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस फिर रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। HF इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो m0c² प्लस m0c² 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। बुक में डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखी हुई है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि फोटॉन की एनर्जी HF जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो सम ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन 2 क्रिस्टल क्लियर आंसर दे रही है कि फोटॉन की एनर्जी HF इक्वल है 2m0c² जो कि पेयर बनने के लिए चाहिए 1.02 MeV प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी ली है इसको ऐड करें 2m0c² में, 2m0c² का आंसर तो 1.02 MeV था, जिसको मैंने क्या कहा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में ये तो दो टर्म ऐड हुई तो फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड रेंज से क्या होगी, ग्रेटर होगी। क्लियर होगी बात। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी इक्वेशन फॉर पेयर प्रोडक्शन। अब 3 केसेस हैं इसमें। ये जो 2m0c² था ET इक्वल टू 2m0c², मैंने इसको एंड में क्या नाम दे दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। पहला केस, इफ द एनर्जी ऑफ इनकमिंग गैमा रे फोटॉन इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, 2m0c² से लेस है, यानी 1.02 MeV से लेस है। ये सारे आपके MCQs हैं। अच्छा, हाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में आए या ईटा टेस्ट में आए या कोई भी पूछ ले कि आने वाले गैमा रे फोटॉन की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी 1.02 MeV से लेस है, नो पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस, पेयर नहीं बनेगा। अगर गैमा रे फोटॉन, केस नंबर 2, अगर गैमा रे फोटॉन की एनर्जी HF इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी 2m0c² के इक्वल है 1.02 MeV, पेयर प्रोड्यूस्ड होगा स्टेशनरी फ्रेम में, लेबोरेटरी फ्रेम में, लेकिन माइट भी पेयर प्रोडक्शन के प्रोड्यूस होने के बाद वो रिकम्बाइन हो जाए, एनाइलेट हो जाए। तो अगर आपने उनको ऑपोजिटली मूव करवाना है तो यू हैव टू सप्लाई सम ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए तीसरा केस है कि फोटॉन की एनर्जी को ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, 2m0c²। तो पेयर प्रोडक्शन विद काइनेटिक एनर्जी, यानी रिलेटिविस्टिक रेंज में पेयर क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। तो फिर इस तरह HF should be greater or equal to 2m0c², क्योंकि पेयर बन तो रहा है ना, इसलिए आप जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एनर्जी इक्वेशन में यूटिलाइज करेंगे वो क्या होना चाहिए, HF should be greater or equal to 2m0c²। तो ये आपके पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो जरा गौर से देखना है। फोटॉन का मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन, फोटॉन एनर्जी पैकेट है, हमने गैमा रे फोटॉन में भी यूज किया। इसका जो मोमेंटम है वो होता है P इक्वल टू HF/c। लेट्स सपोज मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने करता हूं। लेट्स सपोज न्यूक्लियस नहीं था और गैमा रे फोटॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया, सपोजिशन है। अच्छा, वी एज्यूम दैट gamma ray, incoming gamma ray photon in the absence of target nucleus disintegrate into electron positron pair। gamma ray photon आया, एनर्जी HF, मोमेंटम HF/c, यहां पर फोटॉन आके क्या होता है, पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। न्यूक्लियस नहीं है, सपोजिशन कहा है। तो एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस अपवर्ड है, और मोमेंटम याद रख लो क्या है, मोमेंटम प्लेन में है। तो इसके कंपोनेंट बनाए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, तो P इजिकल टू mv इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, P इजिकल टू mv पॉजिट्रॉन का मोमेंटम। फोटॉन का मोमेंटम HF/c है। अब कंजर्व कैसे होगा, मोमेंटम के कंपोनेंट बनाए, ये कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का कंपोनेंट P cos थीटा और अपवर्ड कंपोनेंट P sin थीटा। इसी तरह पॉजिट्रॉन के मोमेंटम के मासेस तो सेम है ना,
जब मासेस सेम है, जब वो मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। मटेरियल पार्टिकल है तो मोमेंटम mv होगा, जिसको p का है। तो पॉजिट्रॉन का मोमेंटम p cos थीटा और ये डाउनवर्ड कंपोनेंट नेगेटिव y एक्सिस में p sin थीटा। अब y एक्सिस के लॉन्ग देखें, मोमेंटम p sin थीटा और p sin थीटा क्या है, ये कैंसिल हो रहे हैं। और x एक्सिस के लॉन्ग दोनों के मोमेंटम क्या है, ऐड हो रहे हैं, 2p cos थीटा। फॉरवर्ड जा रहा है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। अब ये मोमेंटम मैंने कहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस लेते हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस फिर तो मोमेंटम कंजर्व ही नहीं रहता है। तो इट वुड मीन दैट प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या इंडिकेट करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कैसे होगा, इधर और से देखें, फोटॉन इनकमिंग फोटॉन आ रहा है तो उसका मोमेंटम hf/c है। अब देखें, बोथ क्रिएटेड पार्टिकल मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट्स, ये y एक्सिस के अलॉन्ग दोनों ऑपोजिटली मूव कर गए, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और पॉजिट्रॉन डाउनवर्ड। तो y एक्सिस के अलॉन्ग तो मोमेंटम इंटरेक्शन से पहले फोटॉन का मोमेंटम क्या था, जीरो था। फोटॉन का मोमेंटम y एक्सिस के अलॉन्ग क्या था, जीरो था, क्योंकि फोटॉन हॉरिजॉन्टली आ रहा है। तो क्रिएटेड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अपवर्ड गया, मोमेंटम mv, मटेरियल पार्टिकल है अपवर्ड, और पॉजिट्रॉन डाउनवर्ड आया नेगेटिव y एक्सिस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने कहा मासेस सेम है, वेलोसिटी भी सेम होगी, -mv। तो y एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आ रहा है hf/c, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो कहता है कि दिस हॉरिजॉन्टल मोमेंटम एसोसिएटेड विद incoming gamma ray photon is transferred to recoiling of nucleus। recoil of nucleus, recoil ये होता है कि जिस तरह आप गन से बुलेट फायर करते हैं, बुलेट फॉरवर्ड जाती है और गन रिकाइल होती है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये मोमेंटम है ना जो उसको ट्रांसफर हुआ है। तो रिकाइल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को एक अच्छा सा झटका लगेगा, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं तो तमाम न्यूक्लियॉन इस हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। तो इस तरह मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व। तो ये जो 2p cos थीटा फॉरवर्ड आ रहा था, इट मीन इस टर्म को कंजर्व करने के लिए कोई हैवी पार्टिकल इंटरफेयर होना चाहिए फोटॉन के रास्ते में, तब जाके मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहां पर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व। तो इसे सोचना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या है, एप्लीकेबल है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तीनों क्या हो गए, एप्लीकेबल हो गए। इट वुड मीन दैट कि ये जो फिजिकल प्रोसेस हुआ है ये 100% ट्रू है, और ये फर्स्ट एविडेंस है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन का कि एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू मास ऑन सब एटॉमिक स्केल, सब लेवल। याद रख लो कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके सामने बने हैं। अगर गैमा रे फोटॉन की एनर्जी को मज़ीद बढ़ा दिया जाए, मज़ीद बढ़ा दिया जाए इस रेंज से भी ग्रेटर, मैंने आपको एग्जांपल कही थी ना कि 1.02 MeV से ग्रेटर, 2 MeV मैंने कहा है। तो जब आप बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी रेंज में गैमा रे फोटॉन यूज़ करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के अलावा बोजान भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जी बोजान, डब्ल्यू बोजान, ये अदर एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, उनकी प्रोडक्शन भी हो सकती है। कोई पूछ ले तो बता देना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि ये नमाज का सबक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही प्रोड्यूस्ड हों। इट डिपेंड्स अपॉन इनकमिंग एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन। लेकिन जब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पे ये प्रूव हुआ, तो इसलिए ये ही किताब की जीनत बन गया, पेयर प्रोडक्शन। अब रिवर्स प्रोसेस की तरफ आते हैं। मैंने कहा था ना, इसे कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का मटेरियल में ट्रांसफॉर्म होना। तो रिवर्स प्रोसेस है पेयर एनिलेशन। एनिलेशन मीन खात्मा, तबाही, के पेयर का खात्मा, पेयर का ट्रांसफॉर्म होना, मैटर का ट्रांसफॉर्म होना, मटेरियल का ट्रांसफॉर्म होना इनटू एनर्जी, कि मैटर से एनर्जी। यहां एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई पेयर प्रोडक्शन में, तो अब मैटर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं दी रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। यानी पेयर एनिलेशन जो है बेसिकली रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन है। अब इसमें क्या होगा कि वही इलेक्ट्रॉन और इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, इतना सफिशिएंटली करीब आ जाएं कि दोनों
ऑपोजिटली क्रिएटेड मटेरियल पार्टिकल जब एनालेट करेंगे, डिफ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, 2 gamma ray photon that will move in opposite direction वो क्रिएट होंगे, सिंगल फोटॉन नहीं प्रोड्यूस्ड होगा, याद रख लो। यहां पर भी जो एनर्जी है इनकमिंग गैमा रे फोटॉन की, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकती है, ये सिंगल पॉजिट्रॉन नहीं बना सकती है, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकती है, ये 2 पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन नहीं बना सकती है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल पॉजिट्रॉन या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस्ड हो तो कंजर्वेशन लॉस कंजर्व नहीं रहती हैं, ऑपोजिटली पेयर बनेगा हमेशा। यहां पर जब ऑपोजिट पेयर आपस में एनिलेट करेगा तो आपको जो फोटॉन मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी, वो 2 गैमा रे फोटॉन मिलेंगे इक्वल एनर्जी के। तो इसकी डेफिनेशन ये है, एक मैंने बोर्ड पे लिखी है, एक दो मैं खुद बताता हूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर, द 2 पार्टिकल इज एनाइलेट and the matter is converted into electromagnetic energy producing 2 gamma ray photon is called pair annihilation। ये बड़ी जामिया किस्म की डेफिनेशन है, क्योंकि ये जो फोटॉन प्रोड्यूस्ड हुआ है गैमा रे फोटॉन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो 2 पेयर्स बने हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर मोमेंटम, जिस तरह यहां पर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, तो ये इसलिए 2 गैमा रे फोटॉन बने हैं। फिर डेफिनेशन को देखें, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम close to each other, the 2 particle is annihilate and the matter is converted into electromagnetic energy producing 2 gamma ray photon is called pair annihilation। या मुख्तसरन आप कह सकते हैं, when electron and positron diffuse to each other, या when an electron or positron come enough close to each other, they produce 2 gamma ray photon। This process is called pair annihilation। Is it clear? In this process, matter is transformed into energy। What will be the necessary condition? इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? जिस तरह यहां पर है, यहां पर भी ये एक फिजिकल प्रोसेस है, तमाम कंजर्वेशन लॉज कंजर्व हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज एंड मोमेंटम। तो पहले कंडीशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी m0c², पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी m0c²। तो कन्वर्जन इक्वेशन एक है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन ये एनालाइट हुए तो आपको क्या मिला, 1 गैमा रे फोटॉन प्लस अदर गैमा रे फोटॉन, गैमा रे प्लस गैमा रे। तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी m0c² प्लस पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी m0c² इज इक्वल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत गैमा रे जो अपवर्ड गया है HF प्लस गैमा रे जो डाउनवर्ड गया है HF। तो m0c² प्लस m0c², 2 m0c² और राइट साइड पे HF प्लस HF, दोनों गैमा रे फोटॉन की एनर्जी का सम करें 2HF, तो 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल हुआ, तो m0c² इक्वल टू HF। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है, इसको रिवर्स करके लिखें, HF इक्वल टू m0c²। HF क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद गैमा रे फोटॉन। तो जो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस्ड हुआ है उसकी एनर्जी किसके इक्वल है, m0c²। और m0c² क्या है, इट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन में जो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन इज इक्वल टू आइदर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, क्योंकि m0c² तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें कि ये जो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस्ड हुआ इसकी एनर्जी कितनी है, तो m0c² वही प्रोसेस जो ऑलरेडी बता चुका हूं, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻³ c² 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो 8.19 10⁻14 जूल। इसको 1.6 10⁻19 पे डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.51 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस्ड हुआ उसकी एनर्जी क्या थी, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 प्रोड्यूस्ड हुए हैं तो दोनों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2HF 2 और HF है 0.51, 0.5
1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका डबल करो तो वही एनर्जी आ जाएगी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इधर पेयर प्रोटेक्शन में यही थी ना। तो रिवर्स प्रोसेस में जो 2HF है ये किसकी इक्वल आ गई, 2 टाइम m0 c स्क्वायर, इधर ये बन रहा है ना 2 टाइम m0, जो कि 1.02 MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज क्रिस्टल क्लियर। बिफोर इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0। और आफ्टर इनहेलेशन जब एनर्जी बन गई, गैमा रे फोटॉन क्रिएट हुए हैं, तो फोटॉन का नेट चार्ज क्या होता है, 0। रेस्ट मास भी 0 और नेट चार्ज भी 0, तो चार्ज भी कंजर्व हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम देखें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mv, पॉजिट्रॉन का मोमेंटम -mv। अगर इसको +mv -mv लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो पॉजिट्रॉन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, +mv अपवर्ड। तो -mv +mv, क्योंकि मासेस सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी ये शेयर करती हैं, याद रख लो। तो मोमेंटम 0 और बोथ क्रिएटेड पार्टिकल मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या है, एप्लीकेबल है। तो दिस इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन। तो यहां पर अब अगर हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन को लिखना चाहें तो आप यूं लिखेंगे कि E इक्वल का साइन ना डालें, ज्यादा बेहतर होता है ये। जिस तरह डबल रिवर्सिबल साइकिल होता है ना, साइक्लिक प्रोसेस, कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर, मटेरियल पार्टिकल्स, और मैटर में आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखे तो ये ज्यादा बेहतर होता है। इक्वलिटी में कुछ थोड़ी सी एम्बिग्युइटी आती है, वो किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन, या आप इसे कह सकते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर, पेयर एनिहिलेशन। तो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ हमने ये चीज़ प्रूव कर ली, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, कि रेडिएशन जब मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, इन चारों में रेडिएशन की कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा है। वेव नेचर, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, वो ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में कर चुकी हो। सी यू अगेन।